नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो जालौन से है, जहां पर बरौनी एक्सप्रेस में धुआं उठा है। ग्वालियर से बरौनी जा रही थी ट्रेन, इसी दौरान ट्रेन में धुआं उठने की बात सामने आई है। बड़ी खबर जालौन से बरौनी एक्सप्रेस में धुआं उठता हुआ देखा गया, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। ग्वालियर से बरौनी जा रही थी ट्रेन जब यह घटना घटी है। मौके पर मौजूद लोगों ने और ट्रेन में सवार लोगों ने बताया कि अचानक से ट्रेन से धुआं उठने लगा, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया, चेक किया गया तो बरौनी एक्सप्रेस से धुआं उठ रहा था। ग्वालियर से ट्रेन बरौनी जा रही थी। इसी दौरान जब ये जालौन पहुंची है तब वहां ट्रेन से धुआं उठता हुआ देखा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जालौन से देख पा रहे हैं, जहां पर बरौनी एक्सप्रेस में अचानक से धुआं उठने लगा, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। ट्रेन के भीतर सवार यात्री बाहर उतर आए। इसी दौरान वहाँ ये देखा गया कि ट्रेन के भीतर से धुआं उठ रहा है, लेकिन ये धुआं किन कारणों से उठा फिलहाल अभी इसकी पुष्टि हो नहीं पाई है, जानकारी मिली नहीं है। लेकिन ट्रेन को रोका गया है एहतियातन और तमाम यात्री आप देखिए ट्रेनों से बाहर भी निकल आए हैं। इसी दौरान वीडियो भी शूट किया गया है। कारण यही बताया जा रहा है कि ट्रेन में अचानक से धुआं उठने लगा था। ग्वालियर से ये ट्रेन बरौनी जा रही थी, जब जालौन पहुंची अचानक ये देखा गया कि इसमें से धुआं उठ रहा है, जिसके बाद तमाम यात्री बारी बारी से ट्रेन से बाहर निकल आए। इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाया, जिस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल ही कानपुर से खबर सामने आई थी, जब साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हुए थे। उसकी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, साजिश की उसमें आशंका जताई जा रही है। इन सब के बीच आज ये जालौन से खबर सामने आई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां बरौनी एक्सप्रेस में धुआं उठने की बात सामने आई है। हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, ये पूरा मामला दोपहर का है, जब ग्वालियर से 8 होते हुए ट्रेन कानपुर की तरफ जा रही थी। तभी 8 स्टेशन से थोड़ा सा पहले अचानक एक कोच के नीचे पहिए में ब्रेक चिपक गए थे। इसके बाद चिंगारी निकली पहिए से, इसके बाद तेज धुआं उठा। इस जानकारी को देखते हुए ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ट्रेन को रोका गया। जैसे ही ट्रेन के बोगी से धुआं उठा, यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री कूद कर उस बोगी से बाहर आ गए। इसके बाद सूचना पर मौके पर रेल कर्मचारी पहुंचे। जिस पहिए में ब्रेक चिपका था उसको ठीक किया रेल कर्मचारियों ने। इसके बाद ट्रेन को आधे घंटे के बाद रवाना किया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन जब अपने गंतव्य से निकलती है, यानी ग्वालियर से जब ट्रेन छूटी थी, तो क्या ट्रेन के पहियों की चेकिंग नहीं की गई थी? ऐसा क्या हो गया कि अचानक ट्रेन के पहिए का एक ब्रेक चिपक गया, इसके बाद धुआं निकला, तेज धुआं निकला और चिंगारी उठी। गनीमत रही कि 8 स्टेशन आने वाला था, एक हॉल्ट था ट्रेन के लिए, स्टेशन स्टॉपेज था। ऐसे में ट्रेन थोड़ी धीमी थी। यहाँ ट्रेन गति अगर तेज होती तो कहीं ना कहीं यात्री धुआं देखकर हड़बड़ा जाते और हड़बड़ाहट में कूद जाते, कहीं ना कहीं बड़ा हादसा सामने आता। फिलहाल ट्रेन आधे घंटे तक मौके पर खड़ी रही है। अब ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ट्रेन के ब्रेक जो चिपक कैसे गए। ये कहीं ना कहीं टेक्निकल लापरवाही सामने जरूर आ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर आज सीएम योगी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री मीटिंग में शामिल होंगे, साथ ही विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक शाम 5 बजे सीएम आवास पर बुलाई गई है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर चर्चा होनी है। बता दें कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश भी दिया है। इसके बाद शिक्षा मंत्री के अधिकारियों के साथ सीएम योगी की ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। शाम 5 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होनी है। मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, जिसके बाद आज ये बैठक बुलाई गई है। शाम 5 बजे सीएम आवास पर बैठक होनी है, जिसमें शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अफसरों के साथ में एक बड़ी बैठक करेंगे। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर होंगे और खुद बेसिक शिक्षा मंत्री भी इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में मंथन किया जाएगा कि आखिर जो कोर्ट का फैसला आया है 69,000 शिक्षकों के मामले में, इसको किस तरीके से निस्तारित करना है। और यही नहीं, महाधिवक्ता की राय भी यूपी सरकार बाकायदा लेगी कि लीगल राय लेगी कि आखिर किस तरीके से जो कोर्ट का फैसला 69,000 शिक्षकों के मामले में आया है, इसका निराकरण किस तरह से होना है, कानूनी रूप से इसका किस तरह से निराकरण होना है। यह भी तय होगा कि आखिर सरकार इसका निस्तारण करती है इस पूरे मामले का, या फिर
सुप्रीम कोर्ट जाती है, यानी कि आगे कोर्ट में अपील करती है। इन सभी बिंदुओं पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बैठक में अफसरों के साथ में मंथन करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद रोजगार मेले का उद्घाटन भी किया। मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप देंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा का जिक्र किया। साथ ही कोलकाता, अयोध्या और कन्नौज रेप केस को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने निरीक्षण किया है कृषि विश्वविद्यालय का, छात्रों को टैबलेट भी बांटा है सीएम योगी ने, रोजगार मेले की शुरुआत भी की है और साथ ही साथ यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना भी साधा है। समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था, वो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं? और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके। और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी उनकी वह आदत छूटी नहीं। लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है। अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया। जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया। कहता वो निर्दोष है, यानी निर्दोष। इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का यह प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके। नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है। अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे।
कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे। और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। है तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो देश में केवल 4 जातियां हैं। 4 जाति को उन्होंने ज्ञान के रूप में कहा। ये भारत का मूल है और इसके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य करना है। इसमें उन्होंने कहा, एक है गरीब की, दूसरा है अन्नदाता किसान की, तीसरा है युवा की और चौथी जाति है आधी आबादी नारी की। यही 4 जातियां हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, डबल इंजन की सरकार इस पर कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान समृद्ध हो, उसकी आमदनी बढ़े। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके, इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मिल्कीपुर सीट पर बीएसपी ने भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। 2017 में तीसरे नंबर पर रहे थे रामगोपाल कोरी, जिनको बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उपचुनाव में भी बीएसपी ने रामगोपाल कोरी पर ही दांव चलाया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में काफी सीटों का नुकसान हुआ। ऐसे में बीजेपी विधानसभा की 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि विपक्ष के पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने अब खास प्लान तैयार किया है। दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों को साधने के लिए बीजेपी अब हर जिले में 50,000 नए ओबीसी वोटर्स को बीजेपी में जोड़ेगी। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको इस रणनीति के बारे में समझाते हैं। विपक्ष के पीडीए की काट के लिए बीजेपी प्लान सदस्यता लेकर आ रही है। इस सदस्यता प्लान के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र में 50% से ज्यादा दलित और ओबीसी वोटर्स को पार्टी का सदस्य बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पीडीए की काट के लिए प्लान सदस्यता लेकर आ रही है। सितंबर माह में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाएगी और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस रहेगा वो दलित और ओबीसी वोट बैंक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा दलित और ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी संगठन से जोड़ा जाए और उनकी बाकायदा सदस्यता कराई जाए। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी अब किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए यूपी में 10 सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए स्पेशल प्लान भी बना रही है। यूपी में सितंबर से बीजेपी का संस्था अभियान, 403 विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान, दलित ओबीसी वर्ग के वोटर बनेंगे सदस्य, 50,000 से ज्यादा नए वोटर बीजेपी से जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक क्रिया वाली पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, इसलिए संगठन को सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बनाना, जनता के बीच जाके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, हर वर्ग के लोगों को जोड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब क्योंकि संगठन का चुनाव ड्यू है तो इसलिए सदस्यता अभियान शुरू होगा। जाएंगे, कार्य कर जाएंगे। सदस्यता अभियान के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पीडीए कार्ड ने यूपी में बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी अब विपक्ष के पीडीए कार्ड की तलाश में जुटी है और यही वजह है कि बीजेपी अब पिछड़े और दलितों को पार्टी के पक्ष में एकजुट करने का नया लक्ष्य साधने में जुटी है। यूपी में बीजेपी सितंबर महीने से संस्था अभियान शुरू कर रही है और इस संस्था अभियान के जरिए बीजेपी
यूपी के सभी जिला मुख्यालय विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपेगी। सरकार में मंत्री, विधायक और सांसदों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि ओबीसी और दलित समाज के कम से कम 50,000 सदस्य हर विधानसभा स्तर पर बीजेपी में सदस्य बनाकर जोड़े जाएं। अब देखना ये है कि बीजेपी का ये अभियान कितना रंग लाता है और विधानसभा के उपचुनावों में उसे कितना फायदा पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हमीरपुर में किसान की पीट कर हत्या के मामले में सियासत तेज हो गई है। प्रदेश के जिला कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पतरा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। छोटे लाल प्रजापति की 12 अगस्त को हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। कारागार मंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, इनकी हर संभव मदद की जाएगी। और जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो सीएम से मेरी बात हुई थी। पूरी में घटना की जिस दिन से जानकारी मिली उसी दिन से संज्ञान लिए हुए हैं और अभी प्रशासन की ओर से जो जानकारी है कि 3 के खिलाफ जो एफआईआर दी गई थी, तीनों लोग अभियुक्त जेल में हैं। और हमने कहा था उसी दिन कप्तान से हमारी जो बात हुई थी कि इस केस में ढिलाई नहीं बरतनी है, पूरी संज्ञान ले करके और इसको गंभीरता से इसे लेना है। मैं परिवार से मिला हूँ, परिवार से एकांत में मैंने बात की है और पूरी जानकारी करके माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे। उधर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। एसपी के 6 सदस्यों वाले डेलीगेशन ने छोटेलाल प्रजापति के परिवार से मुलाकात की। पार्टी ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा और मुआवजा दिलाने की मांग की। तो हम मांग करते हैं कि जैसा आप और लोगों के साथ बुलडोजर चलाते हैं वैसे ही अपने सजाती लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चला करके दिखाइए। और हम इस परिवार के साथ में हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग इस परिवार के साथ रहेंगे। इनकी हर लड़ाई में हम लोग शामिल रहेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे। और हम मांग करते हैं सरकार से कि इन परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद हो, एक सरकारी नौकरी मिले, इनके कच्चे मकानों को बनाया जाए, दुर्घटना बीमा से लेकर के वो तमाम वो सब चीजें इनको जो देने का काम करें। इसलिए हम मांग के साथ साथ ये भरोसा दिलाते हैं कि हम समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी इस परिवार के साथ। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। झारखंड में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पूर्व सीएम चंपई सोरेन सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने निजी स्टाफ के साथ सुबह की फ्लाइट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। खबर है कि आज चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 विधायक चंपई सोरेन के साथ आ रहे हैं। हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी है ना। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर एक बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। कलकत्ता चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। चलिए। एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब आदेश आया है।
बीईओ गैरसैंण ने 11 प्रिंसिपल को सत्र के दौरान अधिकारियों के स्टाफ के लिए 2 जोड़ी बिस्तर की व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। आदेश की कॉपी वायरल होने के बाद किरकिरी हुई तो आदेश को निरस्त किया गया। इसके साथ ही महानिदेशक विद्यालय शिक्षा ने बीईओ को नोटिस भी जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए लक्ष्य सेन को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। उत्तराखंड की बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में कांस्य पदक मैच तक पहुंचे थे। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा, संविधान पर हमले का आरोप लगाया, एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। ये पोस्ट है राहुल गांधी का।